स्वागत है। आज हम पैसों की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद हम उतना नहीं सोचते। हमारा व्यवहार और हमारी मानसिकता। हमारे हाथ लगी है मॉर्गन हाउसेल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक बहुत बढ़िया सारांश, जिसे अभिषेक पटेल ने तैयार किया है। ये किताब कहती है कि पैसा कमाना और संभालना सिर्फ हिसाब किताब का मामला नहीं है। बिल्कुल, ये सारांश बताता है कि असल खेल तो हमारे दिमाग और हमारी आदतों का है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस सारांश से धन, व्यवहार और सोच से जुड़े कुछ सबसे तीखे और याद रखने लायक सबक निकालें। इसमें कुल 19 अध्याय हैं जो छोटी कहानियों से बड़ी बातें सिखाते हैं। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, पर अक्सर सोचते हैं रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाने या स्मार्ट निवेश में है। ये किताब कहती है जरा रुकिए, कहानी कुछ और है। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात से, जो पहले अध्याय में है, कोई भी पागल नहीं है। सुनने में अजीब लगे, पर इसका मतलब है कि हर कोई पैसे से जुड़े फैसले अपने निजी तजुर्बों के आधार पर लेता है। जो शायद बाहर से देखने वाले को बेवकूफी लगे, वो फैसला लेने वाले के लिए उस वक्त बिल्कुल सही हो सकता है ना, क्योंकि उसका दुनिया देखने का नजरिया ही अलग है। हाँ बिल्कुल, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दूसरों के आर्थिक फैसलों पर उंगली उठाने से रोकता है। हर किसी की कहानी, उसका संघर्ष, उसकी पृष्ठभूमि सब अलग है। और यहीं से जुड़ती है अध्याय 3 की बात, वो कभी भी पर्याप्त नहीं वाली मानसिकता। असली मुश्किल तब आती है जब इंसान ये तय ही नहीं कर पाता कि उसके लिए काफी कितना है। ये एक ऐसी दौड़ बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं, हमेशा और ज्यादा की चाहत। ये थोड़ा क्या कहते हैं, मानवीय स्वभाव भी है, पर खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये काफी तय करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लालच है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, सिर्फ लालच नहीं है, इसमें सामाजिक तुलना है, विज्ञापनों का असर है और एक तरह का डर भी शामिल है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। और यही अधूरी चाहत लोगों को अध्याय 16 में बताई गई चीज की तरफ खींचती है, यानी जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम। वो लुभावनी लगती हैं। अच्छा, क्योंकि वो तुरंत समाधान का वादा करती हैं। हाँ बिल्कुल, वो उस अपर्याप्त होने की भावना को तुरंत मिटाने का वादा करती हैं। यहीं पर सही जानकारी और समझ, मतलब वित्तीय साक्षरता, एक कवच की तरह काम करती है, ताकि लोग ऐसे लुभावने लेकिन खोखले वादों से बच सके। और इसी सोच से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है अध्याय 11 में, उचित तर्क संगत। मतलब हमेशा वो फैसला लेना जरूरी नहीं जो कागज पर गणित के हिसाब से सबसे सही या तर्कसंगत लगे। ज्यादा जरूरी वो फैसला है जो उचित हो, यानी व्यवहारिक हो, जिसे लंबे समय तक निभाया जा सके, और सबसे जरूरी जो रात को चैन की नींद सोने दे। ये बात तो है। सोचिए, कोई निवेश शायद सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा हो, पर इतना जोखिम भरा हो कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, तो क्या वो वाकई सही है? शायद थोड़ा कम रिटर्न वाला, कम जोखिम वाला निवेश ज्यादा उचित होगा आपके लिए। ये तो बहुत काम की बात है। मतलब सिर्फ नंबर नहीं, अपनी मानसिक शांति और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता भी देखनी चाहिए। तो इस पहली थीम का निचोड़, जैसा अध्याय 19 में भी इशारा है, यही हुआ कि पैसा साधने का खेल बुद्धि से ज्यादा व्यवहार का है। आपकी आदतें, आपका धैर्य, आपका अपनी भावनाओं पर काबू, ये तय करेंगी कि आप आर्थिक रूप से कितने सफल होंगे, न कि सिर्फ आपकी डिग्री या IQ। व्यवहार ही राजा है, बुद्धिमत्ता नहीं। सीधी सी बात। बिल्कुल सही कहा, व्यवहार ही सब कुछ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी थीम पर, पैसा बनाना और उसे बनाए रखना। अध्याय 4 में कंपाउंडिंग के जादू की बात है। वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया गया है कि उनकी ज्यादातर दौलत 50 या 60 की उम्र के बाद बनी, सिर्फ इसलिए कि वो दशकों तक निवेशित रहे। ये दिखाता है कि छोटे निवेश भी अगर लंबे समय तक टिके रहें तो पहाड़ जैसे बन सकते हैं। ये कैसे काम करता है, थोड़ा और समझाएंगी? हाँ जरूर। कंपाउंडिंग को आप एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह समझ सकती है, जिसे आप पहाड़ी से नीचे लुढ़काते हैं। शुरुआत में वो छोटा होता है, पर जैसे जैसे वो लुढ़कता है, वो अपने साथ और बर्फ चिपकाता जाता है और धीरे धीरे विशाल होता जाता है। समय के साथ आपका पैसा भी इसी तरह बढ़ता है। आप जो कमाते हैं उस पर भी कमाई होती है, और फिर उस कमाई पर भी कमाई। अच्छा, ब्याज पर ब्याज जैसा? हाँ बिल्कुल वैसा ही। ये धीरज का खेल है। लेकिन यहाँ अध्याय 5 एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना, ये 2 अलग हुनर हैं। अच्छा, ये अलग कैसे हैं? पैसा कमा लिया तो रखे लेंगे, इसमें क्या मुश्किल है? मुझे तो लगता था कमाना ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। देखिए,
पैसा कमाने में शायद थोड़ा जोखिम लेना, आशावादी होना, आगे बढ़कर मौके लपकना शामिल हो। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए अनुशासन चाहिए, थोड़ी सी कंजूसी, थोड़ा डर और ये समझ चाहिए कि जो कमाया है वो किस्मत से भी जा सकता है। कमाने वाला शायद एक बार हिट हो जाए, पर उसे संभालने के लिए विनम्रता और दूरदर्शिता चाहिए। मतलब टिके रहने के लिए अलग सोच चाहिए। बिल्कुल। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने खूब कमाया पर सब गंवा दिया, क्योंकि उनमें वो बनाए रखने वाला स्वभाव नहीं था। और इसी से सीधे जुड़ता है अध्याय 9 का विचार, असली धन वो है जो आप देखते नहीं हैं। हम अक्सर महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर, शानदार छुट्टियां देखकर सोचते हैं कि ये अमीरी है। हाउसर कहते हैं नहीं, ये खर्च है। असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वो बचत है, वो निवेश है जो बैंक अकाउंट में या पोर्टफोलियो में चुपचाप बैठा है, दिख नहीं रहा पर बढ़ रहा है। हाँ, जो अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा है। सही कहा। और अध्याय 10 इसी बात को और पुख्ता करता है, बचत की अहमियत। आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, अगर आप उसमें से कुछ बचा नहीं रहे तो आप वित्तीय रूप से मजबूत नहीं बन सकते। बचत करना आय पर उतना निर्भर नहीं करता जितना ये एक आदत है, एक प्राथमिकता है। ये तो है, आदत बनाना ही मुश्किल है पर जरूरी है। और अध्याय 17 इस फर्क को और साफ करता है, अमीर, रिच और संपन्न, वेल्दी होने में। अमीर होना शायद आपकी मौजूदा आय दिखाए जिससे आप महंगी चीजें खरीद सकें, पर संपन्न होना अदृश्य है। ये बचत, निवेश और सबसे बढ़कर अपने समय और विकल्पों पर नियंत्रण होना है। ये आजादी है। वाह, असली धन वो है जो आप देखते नहीं, ये सोचने पर मजबूर करता है। और संपन्नता का मतलब आजादी होना, न कि सिर्फ महंगी चीजें। ये तो बहुत गहरा है। अब तीसरी थीम की ओर चलते हैं, जोखिम, भाग्य और लंबी अवधि का नजरिया। अध्याय 2 कहता है कि हमारी सफलता या असफलता में भाग्य और जोखिम का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हम सफल लोगों की कहानियों में सिर्फ उनकी मेहनत और स्मार्टनेस देखते हैं और असफल लोगों में सिर्फ उनकी गलतियाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि बाहरी घटनाएं, किस्मत का साथ देना या न देना, सही समय पर सही जगह होना या न होना, ये सब बहुत मायने रखता है। इसे स्वीकार करने से हम दूसरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रख पाते हैं और अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा गुमान नहीं करते, थोड़ा विनम्र रहते हैं। सही बात है। और इसी से जुड़ा है अध्याय 6 का कॉन्सेप्ट, टेल्स यू विन। इसका मतलब है कि वित्तीय दुनिया में और जीवन में भी ज्यादातर बड़े नतीजे कुछ बहुत ही दुर्लभ, असाधारण घटनाओं से आते हैं, जिन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं। सोचिए, सालों तक बाजार सामान्य चलता है, फिर अचानक कोई बड़ा क्रैश आ जाता है या कोई एक टेक्नोलॉजी रातों रात दुनिया बदल देती है। जैसे कोविड आ गया या 2008 का संकट। सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा होता है। इसका सबक ये है कि आपको लंबे समय तक खेल में बने रहना है, ताकि आप अच्छी टेल इवेंट्स का फायदा उठा सकें और बुरी टेल इवेंट्स से बच सकें। टिके रहना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बहुत बड़ा हो जाता है जिसका असर सबसे ज्यादा होता है। और क्योंकि हम भविष्य देख नहीं सकते, जैसा अध्याय 12 आश्चर्य कहता है, तो तैयारी कैसे करें? अंदाजा तो लगा नहीं सकते। हाँ, अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो तैयारी का तरीका है अध्याय 13 में, गलती की गुंजाइश छोड़ें, रूम फॉर एरर। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। मतलब अपनी योजनाओं में, अपने निवेश में, अपने बजट में हमेशा थोड़ी गुंजाइश रखें कि चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगी। अच्छा, मतलब बफर रखना एक तरह से। हाँ, बफर। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ परफेक्ट चलेगा। जैसे अगर आपको लगता है कि किसी लक्ष्य के लिए 100 रुपए चाहिए, तो 120 का इंतजाम करके चलें। ये बफर आपको अप्रत्याशित झटकों से बचाता है। ये एक तरह का बीमा है अनिश्चितता के खिलाफ। और यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक बात ध्यान देने लायक है, जो अध्याय 15 में है, निराशावाद का आकर्षण। बुरी खबरें, भविष्य को लेकर डरावनी भविष्यवाणियां, ये हमें ज्यादा आकर्षित करती हैं। अक्सर ऐसा होता है। हाँ, नेगेटिव न्यूज पर ध्यान जल्दी जाता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जो बुरी बात कर रहा है वो ज्यादा बुद्धिमान और यथार्थवादी है। लेकिन हाउसल कहते हैं कि अगर आप इतिहास देखें तो लंबे समय में दुनिया, खासकर आर्थिक रूप से, लगातार बेहतर हुई है। रुकावटें आई हैं, पर दिशा ऊपर की ओर रही है। निराशावाद शायद आपको तात्कालिक खतरे से बचा ले,
पर लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए आशावादी नजरिया और टिके रहना ज्यादा जरूरी है। ये बात सही है। बुरी खबर पर ध्यान तुरंत जाता है। शायद ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक के लिए आशावाद जरूरी है, टिके रहने के लिए। चलिए अब आखिरी थीम पर आते हैं, हमारी अपनी शख्सियत और पैसे का असली मोल। अध्याय 7 कहता है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा है स्वतंत्रता। क्या मतलब है इसका? सिर्फ खर्च करने की आजादी नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में होना। ये तय करने की आजादी कि आप कब उठें, किसके साथ काम करें, क्या काम करें, अपना समय कैसे बिताएं। ये नियंत्रण, ये स्वायत्तता किसी भी महंगी गाड़ी या बड़े घर से ज्यादा कीमती है। पैसा इस स्वतंत्रता को खरीदने का एक साधन बन सकता है। कंट्रोल, अपने समय पर कंट्रोल, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसी से जुड़ा वो मजेदार विरोधाभास है अध्याय 8 में, कार और आदमी का पैराडॉक्स। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लोग सोचते हैं कि महंगी कार खरीदेंगे तो लोग उनकी इज्जत करेंगे, उनसे प्रभावित होंगे। पर होता क्या है? होता ये है कि जब सड़क पर कोई महंगी चमचमाती कार देखता है तो वो ड्राइवर के बारे में नहीं सोचता, वो कार को देखता है और सोचता है, वाह क्या कार है, काश ये मेरे पास होती। हाँ, सही है। ड्राइवर तो गायब ही हो गया। हाँ, यानी आप पैसा खर्च करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, पर लोग आपकी चीज देखकर अपने लिए वैसी ही चीज की कल्पना करने लगते हैं। आपकी तरफ उनका ध्यान कम, चीज की तरफ ज्यादा होता है। ये दिखाता है कि बाहरी चीजों से सम्मान या खुशी खरीदने की कोशिश अक्सर बेकार जाती है। तो फिर दिखावे का कोई मतलब नहीं? बहुत कम। और ये हमें सीधे अध्याय 14 पर लाता है, आप और मैं। सीधी सी बात है, हर इंसान अलग है, उसके लक्ष्य अलग हैं, उसकी जोखिम सहने की क्षमता अलग है, उसकी जरूरतें अलग है। तो फिर किसी और की नकल क्यों करना? जो निवेश रणनीति आपके दोस्त के लिए काम कर रही है, वो शायद आपके लिए तबाही ला सकती है। किसी और के वित्तीय फैसलों को देखकर अपने लिए फैसले लेना बहुत खतरनाक है। तो इसका समाधान क्या है? अगर दूसरों को नहीं देखना तो किसे देखना है? क्या करना चाहिए? खुद को। यही अध्याय 18 कहता है, अपना खेल पहचानो। आपको ये समझना होगा कि आप ये पैसे का खेल क्यों खेल रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए बचा रहे हैं? क्या आपके लिए सुरक्षा सबसे पहले है? आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं? दूसरों की मत सुनिए, अपने लक्ष्य तय कीजिए और अपनी रणनीति बनाइए। दूसरों के खेल में मत उलझिए। अपना रास्ता खुद बनाना। बिल्कुल। आखिर में ये सारी बातें एक ही सवाल पर आकर टिकती हैं, पैसे का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाना है कि आप कितने सफल हैं, या इसका इस्तेमाल सुरक्षा पाने, अपने परिवार की देखभाल करने, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी हासिल करने और मन का सुकून पाने के लिए करना है? किताब का इशारा साफ है कि असली मूल्य बाद वाली चीजों में है। तो इस पूरी बातचीत से हमने मॉर्गन हाउसल की किताब के इस सारांश से कई गहरी बातें निकाली। धैर्य कितना जरूरी है, बचत की आदत कितनी शक्तिशाली है, हमारा बर्ताव हमारी दौलत पर कितना असर डालता है, और वो बस इतना काफी है कहना क्यों जरूरी है। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। पैसे का सबसे बड़ा इनाम आजादी है और हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। ये 19 अध्याय वाकई हमें पैसे को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपनी सोच से गहराई से जुड़ा हुआ देखने में मदद करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समेटा आपने। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। आज इस चर्चा से जो भी एक सिद्धांत, एक सीख सबसे ज्यादा असरदार लगी हो, चाहे वो बचत की बात हो या धैर्य की या उचित फैसले लेने की, उसे आज से ही अपनी सोच या अपने किसी छोटे से वित्तीय काम में उतारने की कोशिश कैसे की जा सकती है। सिर्फ एक बदलाव आज से सोचिए, रोज एक छोटा कदम भी लंबे समय में कितना बड़ा फासला तय कर सकता है। एक छोटा कदम, सही है। इस विचार के साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं।